हेलो दोस्तों, स्टडी विद कॉन्सेप्ट के स्टडी प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही स्वागत है हमारी इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज में, जिसमें हमने पॉलिटी के 2013 से लेकर 2023 तक के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए दोस्तों। उसमें आपको बताया गया है कि किस प्रकार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करना है, उनसे क्या सीखना है, ताकि आने वाली एग्जाम में आपको वो चीज़ें हेल्प करें। और सबसे बड़ी बात क्या है दोस्तों, आपको थीम्स के बारे में पता चले कि आखिरकार क्वेश्चन किस चैप्टर से या किस टॉपिक से आए। ठीक है, अब क्या है कि 2013 से और 2023 तक पॉलिटी के क्वेश्चन तो हमने कर लिए, PYQ जो थे। अब हम क्या करें दोस्तों, अगला सब्जेक्ट ले रहे हैं हिस्ट्री, क्योंकि हिस्ट्री से भी अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। हिस्ट्री भी एक मेजर सब्जेक्ट है। प्री के जो पेपर देखा होगा आपने, उसमें एक चीज देखी होगी, हिस्ट्री में कम से कम एवरेज बता रहा हूं मैं 15 क्वेश्चन। ऐसी बात नहीं कि 15 ही आएंगे, इससे ज्यादा भी आए, 19 20 तक भी आए। कहने का मतलब यह है दोस्तों, 15 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं हिस्ट्री में, और ये आपकी बहुत बड़ी हेल्प करते हैं प्रीलिम्स एग्जाम क्वालिफाई करने में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये 2023 के क्वेश्चन दोस्तों जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। जैसा कि हम पहले क्वेश्चन को देखते हैं कि धान्य कटक। अब धान्य कटक के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब क्या है, हिस्ट्री में आजकल क्या लोकेशन के क्वेश्चन पूछने लग गए, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की तरफ से। जैसे धान्य कटक के बारे में पूछ लिया, ऐसे ही आगे क्वेश्चन आएंगे, किसी बंदरगाह के बारे में पूछ लिया, प्राचीन बंदरगाह के बारे में पूछ लिया। तो कहने का मतलब यह है कि आपसे लोकेशन के क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत के। समझ रहे हो बात को? तो ऐसी बात नहीं है कि ज्योग्राफी में लोकेशन क्वेश्चन होते हैं, हिस्ट्री में भी आते हैं दोस्तों। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। धान्य कटक जो महासहंग को, मतलब कहने का मतलब है जो बुद्ध से संबंधित ये जगह है धान्य कटक, उसके बारे में बोला गया है। इसके अधीन एक प्रमुख बौद्ध केंद्र के रूप में समृद्ध हुआ। धान्य कटक जो था निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अवस्थित है? आपसे पूछा है कौन से क्षेत्र में अवस्थित है। आखिरकार जो धान्य कटक है दोस्तों, वो कहां पर स्थित है? तो आपसे बोला गया है आंध्रा में। अगला है गांधार, कलिंग, मगध। तो आपने अगर प्राचीन हिस्ट्री पढ़ी होगी, एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ी होगी, तो आपने देखा होगा कि बुद्ध से संबंधित जितने भी स्थल है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और यही तो पूछ रहा है धान्य कटक के बारे में। तो आपने अगर पढ़ा हो अमरावती का स्तूप, पढ़ा होगा, वो यहीं स्थित था, इसी का क्षेत्र था धान्य कटक का। धान्य कटक का वैसे मतलब क्या होता है पता है आपको? धान्य कटक का मतलब हो धान का कटोरा, एक प्रकार से धान का कटोरा के बाद। तो यही है कि प्राचीन काल में धान्य कटक किसके लिए जाना जाता था कि बौद्ध स्तूप बने हुए थे वहां पे, जैसे अमरावती का स्तूप। तो हमको पता होना चाहिए कि ये आंध्र प्रदेश में है। कहाँ है दोस्तों? ये आंध्रा में, आंध्र प्रदेश में स्थित है धान्य कटक जगह। अगर आपने हिस्ट्री भी नहीं पढ़ी तो ऐसे भी आपने नॉर्मल पढ़ा होगा धान्य कटक। सबसे बड़ी बात क्या है कि एनसीईआरटी में, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, एनसीईआरटी में जो मैपिंग होती है, जैसे 6th 7th 8th जो न्यू एनसीईआरटी है, उनमें बंदरगाह, महाजनपद काल के जो स्थल होते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल, सभी दे रखे हैं दोस्तों। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है तो धान्य कटक भी दे रखा है। समझ रहे हो बात को? तो आपको एनसीईआरटी तो पढ़नी है, वो तो बेसिक बुक्स हैं, उनको तो पढ़ना ही पढ़ना है। तो उसमें स्पष्ट दे रखा है धान्य कटक के बारे में, लोकेशन दे रखी है। अगर लोकेशन आपको पता है तो आप क्वेश्चन को कर सकते थे। इसलिए इसका आंसर दोस्तों ए, आंध्र प्रदेश कहने का मतलब है। भारत में वर्तमान में धान्य कटक आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहां स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसके अलावा जो अमरावती का स्तूप है, अमरावती के महान स्तूप भी उसी क्षेत्र में स्थित है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आपने अगर बेसिक बुकें पढ़ी हैं, जैसे बेसिक बुक्स का मतलब, कहने का मतलब एनसीईआरटी बुक पढ़ी है, उनके आपने मैपिंग देखे हैं, तो उसमें स्पष्ट दे रखा है चीज़ें। ये आपको पढ़ना है और मैं आपको बता भी दूंगा इस चीज़ के बारे में कि आखिरकार ये बात सही है कि नहीं है। ठीक है,
जैसा कि अभी मैं बात कर रहा था कि मैप कितना प्रकार, मतलब मैप कैसे आपको हेल्प करेगा प्रीलिम्स एग्जाम में। तो देखो ये एनसीईआरटी बुक है जिसमें दे रखा है, मैप दे रखा है कि कुछ महत्वपूर्ण राज्य और नगर, जिसमें देखो धान्य कटक स्पष्ट में दे रखा है। ये एनसीईआरटी की न्यू एनसीईआरटी जो बुक है ना हिस्ट्री की, उसमें दे रखा है। देखो धान्य कटक के बारे में, लोकेशन के बारे में। इसी प्रकार आगे हम पढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आने वाला है 2023 में आया था, ये बंदरगाहों को लेके पुहार। ये भी एक प्रकार से क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आए यहां से, एक मैप से, एक मैप है जिससे 2 क्वेश्चन आए यूपीएससी 2023 में। तो मैं आपको बता रहा हूं कि किस प्रकार एनसीईआरटी बुक हेल्प करती है आपकी। आप बोलते हो कि एनसीईआरटी बुक से कुछ नहीं आता, क्वेश्चन आते हैं, तरीका अलग हो जाता है दोस्तों। जैसे अब इसमें मैप से पूछ लिया किसी, एक प्रकार से कह सकते हैं हम, कई जगह क्या है एनसीईआरटी में ब्लॉक कोष्टक दे रखे हैं, ब्रैकेट दे रखे हैं, उनसे भी क्वेश्चन पूछे यूपीएससी ने। ठीक है, तो मैं आपको प्रूव कर रहा हूं, देख लो आप, इस मैप से आए, देख लो, देख लो। अगली बार क्या पता हमको महास्थान के बारे में पूछ ले, अगली बार क्या पता हमको विदिशा के बारे में पूछ ले, घुमा के क्वेश्चन। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आपको अगर हम एनसीईआरटी पढ़ी तो उसे बेसिक एनसीईआरटी को आप बिल्कुल, मैप, ब्रैकेट जो भी है सबको छोड़ना नहीं है, बिल्कुल पढ़ना है दोस्तों। और आप प्रीवियस क्वेश्चन को देखिए उसके बाद तुरंत कि आखिरकार क्वेश्चन आए या नहीं आए। ठीक है, प्रूफ के लिए मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि प्राचीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यूपीएससी में 2023 में क्या खेल खेला गया कि आपसे एलिमिनेशन की जो पद्धति थी उससे क्वेश्चन हटा दी गए, एलिमिनेशन पद्धति काम नहीं करेगी। यहां पे आपको जैसे 3 कथन दिए तो 3 कथनों के बारे में पता होना चाहिए, ये बेसिक चीज थी इसमें, तो घबराने की कोई बात नहीं है। देखो पहला कथन दे रखा है, स्तूप संकल्पना मूलतः बौद्ध संकल्पना है। ठीक है, अगला कथन क्या कह रहा है, स्तूप आमतौर पर अवशेषों का निक्षेपागार होता था। ठीक है, बौद्ध परंपरा में स्तूप एक संकल्प अर्पित या स्मारक संरचना होती थी। तो जैसा कि आपने स्तूप के बारे में पढ़ा हुआ, तो मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूं कि बौद्ध परंपरा से पहले भी स्तूप थे और इसका उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। अब देखो ये बेसिक चीज है, अगर आपको इस कथन के बारे में पता नहीं होता तो आप क्वेश्चन गलत हो जाता, क्योंकि एलिमिनेशन है ही नहीं है इसमें। तो मेरा कहने का मतलब डीपली पढ़ाई कीजिए, डीपली क्वेश्चन को समझिए, आखिरकार क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं। 2023 में बदलते पैटर्न के अनुसार आपको हर कथन के बारे में पता होना चाहिए, फैक्ट पता होना चाहिए, कहने का मतलब ये। ठीक है, तो ये बात गलत है दोस्तों, पहला कथन गलत है। बाकी अगर पहला कथन गलत है तो इसका मतलब क्या हुआ कि तीनों ऑप्शन तो हो नहीं सकते। तो कहते हैं ना एलिमिनेशन नहीं लग रहा, एलिमिनेशन इस चीज में लग रहा है। आप देखो, आप 3 कथन तो हो नहीं सकते, पहली बात। बाकी 2 कथनों को देखिए, आप 2 कथन में देखेंगे तो दोनों कथन सही है इस बात, क्योंकि आपने स्तूप के बारे में पढ़ा होगा। तो ये बात बिल्कुल सही है कि स्तूप जो थे वो अवशेषों के निक्षेपागार थे। इसके अलावा स्तूप जो थे संकल्प अर्पित या स्मारक संरचना थी, कि बौद्ध के जहां उनके अवशेष, बौद्ध के अवशेष रखे थे वहां पर स्तूप बना दिए गए और स्मारक के रूप में उनकी याद की जाती है। स्मारक ही तो बनाई गई थी स्तूपों में, समझ रहे हो बात को, ताकि याद रहे कि स्तूप किस प्रकार बनाए जाते थे। यहां आपने सब चीजें पढ़ी होंगी, एनसीईआरटी बुक में बिल्कुल दे रखा है। ठीक है, तो दोनों कथन सही है, बाकी एक कथन गलत है। तो कहने का मतलब क्या है दोस्तों कि इसमें बी आंसर है। जैसा कि मैं आपको बताता हूं इसके बारे में, जो स्तूप थे उसका प्रारंभिक उल्लेख है ना कहां किया गया है दोस्तों, प्रारंभिक उल्लेख कहां किया गया है दोस्तों, ऋग्वेद में मिलता है। इसके अलावा स्तूप का निर्माण मृतक की चिता के ऊपर किया जाता था। अथवा मृतक की चुनी हुई हड्डियों या अस्थियां बोल सकते हैं, अस्थियों को रखने के लिए किया जाता था या किया जाता है। जैसे कि आपने अभी भी देखा होगा
कई लोग स्मारक बनाते हैं किसी की याद में। कहने का मतलब है जैसे कोई आजकल क्या है, जैसे हिंदू समाज में आप रहते हो, हिंदू समाज में क्या है, संतों की जैसे स्मारक बनाई जाती है। क्यों बनाई जाती है? क्योंकि उसकी डेथ के बाद बनाई जाती है उसे। तो कहने का मतलब ये है, ये आज भी चली हुई है। पहले बौद्ध धर्म में थी, अब सभी धर्मों में हो गई, कॉमन हो गई। तो ये चीज़ आपको एक बेसिक प्रैक्टिकल नॉलेज है ना, तो क्वेश्चन को आप हैंडल कर सकते हो दोस्तों। ऐसी बात नहीं कि नहीं करेंगे। तो ये चीज़ है। तो इसका आंसर हो गया बी, दोनों कथन सही है। बाकी पहला कथन गलत है क्योंकि बौद्ध संकल्प नहीं थी। ये ऋग्वेद में इसका उल्लेख किया गया है ऑलरेडी। अगर आपको ये बात पता नहीं होती तो आप क्वेश्चन गलत कर देते। इसलिए बेसिक क्वेश्चन को आराम से पढ़िए, धैर्य के साथ पढ़िए, कहीं ना कहीं हिंट देता है क्वेश्चन। ठीक है। अगला क्वेश्चन, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैप जो प्राचीन भारतीय इतिहास की जो न्यू एनसीईआरटी बुक है उसमें मैप दे रखा है, और मैप को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। देखो अभी मैंने बताया था पुहार के बारे में, ये बारे में बताया पुहार, या इसमें क्या है, पुम पुहार। अब देखो मैंने आपको बिल्कुल बताया यहाँ पे, देखो पुहार। अब ये क्या है, बंदरगाह दोस्तों। यही तो पूछा हमसे, पूछा क्या है क्वेश्चन देखो कि प्राचीन दक्षिण भारत के संदर्भ में कोरकई, पुम पुहार और मिर्ची किस रूप में विख्यात थे। तो मैंने आपको मैप में अभी बताया था। पहली बात तो इसका आंसर हो गया बी, पत्तन। पत्तन बोलते हैं तो पत्तन बोलते हैं बंदरगाह को। तो मैंने आपको बताया मैप में क्वेश्चन आया कि नहीं आया। ये एनसीईआरटी की बुक से क्वेश्चन आया, उसकी मैप एक से क्वेश्चन आया, न्यू एनसीईआरटी जो बुक है ना उनसे क्वेश्चन आया। थोड़ा इसके बारे में बता देता हूं मैं। संगम काल जो था इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण था दोस्तों, और इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक और क्वेश्चन आएगा संगम काल से, ठीक है। 2023 में 2 क्वेश्चन आ चुके हैं इससे। चेर राज्य जो था, चेर चोर पांडा आपने सुना ही होगा। चेर राज्य के प्रमुख बंदरगाह, और ये सभी चेर राज्य के थे ना, ये सभी क्या पश्चिमी या पश्चिम में स्थित थे। पूरा पश्चिम के बारे में पता ही होगा आपको। इनके मुख्य बंदरगाह कौन कौन से थे? नौरा, टोंगड़ी, मुरीची। अब देखो मुरीची इसमें दे रखा है, अगर आपको मुरीची के बारे में पता होता तो भी आप क्वेश्चन कर देते। इसके अलावा थोड़े नाम अटपटे हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनसे। कोडू मणम करके था। इसके अलावा करोरा, ये क्या चेर राज्य के प्रमुख बंदरगाह थे। आपको अगर मुरीची के बारे में पता होता तो आप क्वेश्चन कर सकते थे। इसके अलावा दोस्तों ये तो चेर की बात होगी, अब चोल की बात करते हैं। चोल राज्य के बंदरगाहों के बारे में बताता हूं मैं आपको। बंदरगाह ये क्या है, सभी पूरब में स्थित थे, पूर्वी तट पर स्थित थे, और उधर वाले जो थे ना चेर वाले, ये पश्चिमी तट पर स्थित थे। इतना पता होना चाहिए। इसमें क्या था, पुहार बंदरगाह था, उरियूर, यहां आपने पढ़ा होगा बिल्कुल। एक था अरी केमेडू या पोडुका, ये बंदरगाहों के नाम है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों जो पुहार बंदरगाह था, जिसे इसमें बताया गया पुम पुहार, पुम पुहार का मतलब पुहार ही है यहाँ पे, ठीक है, जिसे हम इसमें बताया गया क्वेश्चन में पुम पुहार। ये क्या है दोस्तों, ये संगम काल का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह था, युग का महत्वपूर्ण बंदरगाह था दोस्तों। समझ रहे हो बात को? अगर आपने पढ़ा होगा कि संगम काल के बारे में पढ़ा होगा तो उनके बंदरगाहों के बारे में पढ़ा होगा, और यही क्वेश्चन पूछा है, तो इसलिए इसका आंसर हो गया बी। जैसा कि दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, बार बार आपको रिपीट कर रहा हूँ ये चीज़ कि आपको बेसिक बुकों को तो पढ़ना ही है, एनसीईआरटी तो छोड़नी नहीं है, उसको थोड़ा आराम से पढ़ना है। मतलब कहने का मतलब बिल्कुल आराम से पढ़ना है, क्वेश्चन को देखना है, प्रीवियस क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं। आखिरकार क्वेश्चन इस बार ऐसा पूछा जा सकता है, ऐसे क्वेश्चन करने हैं आपको, ठीक है। एमसीक्यू खुद से खुद करने हैं, समझ रहे हो बात को? तभी प्रीलिम्स एग्जाम क्वालिफाई होगी दोस्तों, समझ रहे हो बात को? अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये थोड़ा क्वेश्चन डिफिकल्ट था, डिफिकल्ट बोल सकते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन आपने अगर संगम काल के बारे में पढ़ा नहीं होगा, उसकी कविताओं के बारे में पता, ये टर्मिनोलॉजी है, शब्दावली है, इस प्रकार की शब्दावली आती है यूपीएससी में, ठीक है। अब इसमें बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संगम कविता यथा वर्णित वट किरुतल की
प्रथा को स्पष्ट करता है। अगर आपने इस बारे में नहीं पढ़ा ना तो आप क्वेश्चन को नहीं कर सकते थे। और ये क्वेश्चन टफ था, इसके बारे में पढ़ा होना ही चाहिए आपको, इसमें कोई एंट्री नहीं लगती। वैसे इसका आंसर डी है दोस्तों, लेकिन ऐसे एक दो क्वेश्चन आते ही हैं तो उसमें आपको घबराना नहीं है। बाकी और क्वेश्चन को देखिए आप, सिंपल क्वेश्चन आए। इसके अलावा दोस्तों इसका डी आंसर होने को तो इसके अलावा पद्म गलीर करके एक शब्दावली है दोस्तों संगम काल की। आखिरकार ये होती क्या थी? महिला अंगरक्षक जो राजा की रक्षा करती थी। मेरे कहने का मतलब क्या है दोस्तों, जैसे संगम काल पढ़ा आपने, इस बार संगम काल में ये टर्मिनोलॉजी पूछ ली आप। संगम काल की जितनी भी शब्दावली है, जैसे कि मैं आपको बता दूं, बेलदार। बेलदार कौन होते थे? वे संगम काल की ये टर्मिनोलॉजी। बेलदार के किसान होते थे। इसके अलावा और भी टर्मिनोलॉजी है व्यापारियों के बारे में, जो भी है उससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं अगली बार। इस बार ये पूछा है तो ऐसे आपको घबराना नहीं है। आपको देखना है कि कोर एरिया क्या है यूपीएससी का, आखिरकार क्वेश्चन कहां से फ्रेम किए जा रहे हैं। मैंने ऊपर वाला क्वेश्चन बताया आपको, शहर चोर पांड वाला, ये भी संगम काल संबंध है। जैसे अब ये देख लो आप। तो मेरा कहने का मतलब क्या है दोस्तों कि क्वेश्चन का एक कोर एरिया होता है कि आखिरकार क्वेश्चन कहां से पूछे जा रहे हैं। इनको ध्यान में रखना है आपको। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने का यही एक तरीका है। आपको ये आंसर निकल गया डी, इससे मतलब नहीं है, आपको तीनों के बारे में पता भी होना चाहिए। ऐसे समझ रहे बात को? ठीक है। ये ऊपर वाला है राजाओं द्वारा महिला अंगरक्षकों की नियुक्ति करना, तो यही एक पद्म गलीर करके एक था। गलीर महिला अंगरक्षक होती थी जो राजा की रक्षा करती थी। इस प्रकार अगला बार ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कहने का मतलब है क्वेश्चन किसी भी प्रकार से फ्रेम किया जा सकता है, लेकिन एक कोर एरिया दे दिया कि संगम काल से पूछा है, कि चैर चोर पांड्य साम्राज्य से पूछा है। तो मेरा कहने का मतलब है आप इस चीज को देखिए, उसको पढ़िए, बार बार रिवीजन कीजिए। अगली बार क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं आपको पता चल गया भाई क्वेश्चन कहां से पूछे जा रहे हैं। समझ रहे बात को? अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट तो नहीं कह सकता मैं इसको, लेकिन आपको इसके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। जैसे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, आजकल ये क्वेश्चन आने लग गया। ऐसे क्वेश्चन पहले यूपीएससी नहीं पूछती थी। ठीक है, कि निम्नलिखित साम्राज्यों पर विचार कीजिए। पहला साम्राज्य होयसल, दूसरा है गहडवाल, तीसरा है काकतीय, चौथा है यादव। उपयुक्त में से कितने साम्राज्यों ने अपने राज्य आदि 8वीं शताब्दी में स्थापित किए? आखिरकार 8वीं शताब्दी में कौन कौन से राज्य थे इन चारों में से? अब इसमें क्या है, आपको घटनाक्रम या समय का पता होना चाहिए, कालक्रम का पता होना चाहिए कि आखिरकार होयसल का साम्राज्य कब वो स्थापित हुआ, गहडवाल का कब, और काकतीय और यादव कब, ये पता होना चाहिए था। तो जैसा कि आपसे बात की गई, ये चीज ध्यान रखो, 8वीं शताब्दी के बारे में बात की गई है। तो 8वीं शताब्दी का मतलब क्या है यहाँ पे, एक बार चीज ध्यान रखो। 8वीं शताब्दी का मतलब है 700 800 ईस्वी का मतलब। अब इसके बीच में कौन कौन से साम्राज्य थे या नहीं, ये पूछा है हमसे चारों में से। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूं दोस्तों। तो कहने का मतलब है आपको पता होना चाहिए कि 8वीं शताब्दी में कौन कौन से साम्राज्य थे। इनमें से जो चार दे रखे हैं, इनमें से जैसे कि आपको बताता हूं मैं। हम बात करते हैं होयसल साम्राज्य की। ये कब आया? देखो दोस्तों, ये 10 से 14वीं शताब्दी के बीच कर्नाटक, ये भी पता होना चाहिए क्षेत्र कौन सा था। कर्नाटक के अधिकांश हिस्सों का शासन था। इसमें अधिकांश हिस्सों में शासन किया होयसल साम्राज्य। ठीक है, तो पता क्या चला आपको कि 10वीं से 14वीं शताब्दी के बीच में आया, और हमसे पूछा गया 8वीं शताब्दी से, तो ये नहीं हो सकता। तो पहला कथन तो हो गया, पहला जो साम्राज्य वो तो हो गया गलत, तो पहला गलत हो गया। अगला देखते हैं। इसके अलावा एक और चीज बताता हूं मैं आपको, इसकी राजधानी कौन सी थी। तो इसकी राजधानी दोस्तों पहले कौन सी थी? पहले राजधानी दोस्तों बेलूर थी, और बाद में कौन सी बन गई इसके बाद? हेलेबिड।
या हेलोवुड, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो होयसल साम्राज्य 8वीं शताब्दी में तो नहीं था, और हमसे पूछा गया है कि 8वीं शताब्दी में कौन कौन से साम्राज्य थे, तो पहला नहीं हो सकता, पहला तो कट गया। अगला देखते हैं दोस्तों, कौन साम्राज्य, गहड़वाल। आखिरकार गहड़वाल साम्राज्य कब आया, तो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, जैसे कि गहड़वाल। गहड़वाल के बारे में बताता हूँ मैं। प्रतिहार जो साम्राज्य था, प्रतिहारों के पतन हो गया। पतन के बाद चंद्रदेव ने 1080 से 1085 ईस्वी में शासन किया और इस साम्राज्य की स्थापना की। और इसमें कौन कौन से, कन्नौज एवं बनारस, गहड़वाल राजवंश की नींव डाली। नींव। अब देखो, आपको पता होगा कि गहड़वाल भी नहीं था 8वीं शताब्दी में, तो दो तो हो गए कथन गलत। तो एक चीज देखो आप, सी ऑप्शन हो गए गलत, तीनों ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते, तो दो हो गए गलत। तो कहने का मतलब क्या है, दो हो गए गलत तो तीन तो हो ही नहीं सकता, तो एक तो निकला ऑप्शन। अगला देखते हैं हम, काकतीय साम्राज्य। काकतीय साम्राज्य के बारे में तो आपने पढ़ा ही होगा, इस पर एक मूवी बनी है, रुद्रमा देवी की आपने एक मूवी देखी होगी, काकतीय साम्राज्य या काकतीय राजवंश या वंश। ये 12वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी के बीच इसमें शासन किया। और कहां पे किया दोस्तों, पूर्वी दक्कन में। इसके अलावा इसकी राजधानी क्या थी, तो राजधानी आपको बताता हूं मैं, वारंगल थी। तो तीन ऑप्शन तो गए, मतलब कहने का तो तीन ऑप्शन तो गए, और तीन तो हो ही नहीं सकते। अगर तीन नहीं हो सकते तो एक बात बताओ, अगर तीन नहीं हो सकते दो कैसे हो जाएंगे, क्योंकि तीन गए तो बचा एक ही ऑप्शन, अभी तो तीन गए तो दो तो हो ही नहीं सकते, और तीन भी नहीं हो सकते, तो बचा कौन, दो ऑप्शन बचे, केवल एक और केवल दो, या कोई नहीं, सॉरी। तो आपको पता क्या है कि एलिमिनेशन तो हट गया है, लेकिन आपको नॉलेज पता होगी तो इसके बारे में, तो एलिमिनेशन अभी भी है थोड़ा बहुत, समझ रहे बात को। अगला देखते हैं यादव। अगला राजवंश देखते हैं दोस्तों, यादव। ये क्या है, देवगिरी के यादव के बारे में बात की गई है। यादव, इन्होंने किया था शासन 850 से 1334 के बीच में। तो 8वीं शताब्दी ये भी नहीं थे। एक और चीज बताता हूं मैं देखो दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, 1313 में देवगिरी पर आक्रमण किया। अगर आपको यह पता होता कि देवगिरी में यादव का शासक था और अलाउद्दीन के आक्रमण के बारे में पता था, तो आप ये आइडिया लगा सकते थे कि 8वीं शताब्दी में हो ही नहीं सकता है। तो कहने का मतलब क्या है दोस्तों, कोई भी साम्राज्य ऐसा नहीं था इन चारों में से जो 8वीं शताब्दी में राज्य करता। इसका आंसर हो गया डी। तो ऐसे आपको पढ़ना है। अब क्या आपको क्या करना है, थीम्स क्या पता चली है, 10 एनालिसिस पढ़ने के बाद पता चला है कि आजकल कालक्रम से क्वेश्चन पूछ जाते हैं। और ये कालक्रम का मतलब क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि जैसे कोई साम्राज्य कब आया, काकतीय साम्राज्य कब आया, गहड़वाल कब आए, गुप्त कब आए, उसके बाद जैसे देवगिरी के यादव कब आए। तो ऐसे आपको पता होना चाहिए कि कब आए, कौन कौन शासन ने कब कब राज्य किया, उनकी राजधानी क्या थी। आजकल ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दोस्तों, तो इसलिए इनको पढ़िए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम दोस्तों, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है होने को, लेकिन आपसे अगर आपने पढ़ा नहीं होगा तो ये क्वेश्चन आप पे गलत हो सकता है। प्राचीन भारतीय इतिहास, तो प्राचीन भारतीय जो इतिहास है उसमें सैप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर बार, ये आपको पता होगा 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था। प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। साहित्य कृति है और उनके रचनाकार दे रखे। साहित्य कृति किसने, कौन सी किताब लिखी और दे रखा है। देखो 2023 में यही पैटर्न बदलता कि कथन 1 सही, कथन 2 सही, कथन 3, कथन 4 सही। तो कहने का मतलब क्या, आपको पता होना चाहिए चारों के बारे में। ये तो हो गया बेसिक। अब मैं बताता हूं आपको, जैसे आपने पढ़ा होगा देवी चंद्रगुप्त बिल्लन, तो देवी चंद्रगुप्त बिल्लन ने लिखी है या नहीं लिखी, इसके बारे में तो हम कह नहीं सकते, क्योंकि आपको पता नहीं होगा बिल्लन के बारे में, तो बात आपसे क्वेश्चन गलत कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता ही नहीं है तो नहीं हो सकता है। एक चीज आप देखो, तीसरे नंबर की जो किताब है या कृति है,
ये तो आपने पढ़ा होगा, मिलिंद पन्हाव। तो मिलिंद पन्हाव दोस्तों, इसमें कंफ्यूजन के लिए क्या कर दिया, नागार्जुन दे दिया, जबकि किसने लिखी थी, ये नागसेन ने लिखी थी। अगर आपने पढ़ा होगा कि नागसेन और मिनेंडर के बीच में एक क्या हुआ, वार्तालाप हुआ, समझ रहे बात को, तो वो कुछ वही है ये किताब मिलिंद पन्हाव। आपने तीसरा अगर देख लिया तो तीसरा सही है, तो एक कथन तो सही है। एक कथन अगर सही है दोस्तों, तो एक चीज तो समझ में आए कि एक कथन सही है, यह तो आपको पता था, लेकिन आपको पूरे पता होना चाहिए तभी तो होगा क्वेश्चन। तो मैं आपको बताता हूं, जैसे इसमें दे रखा है हम्मीर महाकाव्य, हम्मीर महाकाव्य के बारे में दे रखा है ना, हम्मीर महाकाव्य दे रखा है नैनचंद सूरी। तो ये बात बिल्कुल सही दोस्तों कि जैन विद्वान थे, कौन, नैनचंद सूरी, ठीक है, उनके द्वारा 15वीं शताब्दी में हम्मीर महाकाव्य लिखा गया। और ये क्या है दोस्तों, भारतीय संस्कृत महाकाव्य कविता है। किसमें दोस्तों, संस्कृत में कविता है। तो एक कथन तो हम्मीर वाला सही है, नैनचंद सूरी ने लिखा, और दूसरा कथन दोस्तों, ये तीसरा कथन गलत है। तो एक कथन सही हुआ अभी। इसके अलावा आपने देखा होगा कि मिलिंद पन्हाव के बारे में मैंने अभी बताया, ये किसने लिखी दोस्तों, मिलिंद पन्हाव, ये नागसेन ने लिखी थी दोस्तों। और इसमें क्या देखा है, नागार्जुन, नागार्जुन नहीं लिखी दोस्तों, ये नागसेन ने लिखी, द्वारा रचित है। इसके अलावा दोस्तों इसमें क्या लिखा था, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इस किताब में राजा मिनेंडर एवं बौद्ध भिक्षु थे, बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच वार्तालाप हुई, और उसी को लिखा गया है इसमें, दार्शनिक वार्तालाप। तो तीसरा कथन हो गया गलत, और हमसे पूछा सही। देखो कलर चेंज कर लेता हूं फिर से, तीसरा हो गया गलत और दूसरा तो हो गया सही। इसके अलावा देखो दोस्तों, देवी चंद्रम या देवी गुप्तम, इसमें देखा ना ऊपर वाला देवी गुप्तम, दोस्तों भिल्लन ने नहीं लिखी थी, भिल्लन तो बाद में आया था, ये गरीब कश्मीर का एक कवि था। जबकि देवी गुप्तम जो है ये गुप्त वंश की बात कर रहा है। गुप्त वंश के शासक थे रामगुप्त, ठीक है, की कथा का वर्णन है। जबकि भिल्लन की बात करें दोस्तों, भिल्लन ये दोस्तों 11वीं शताब्दी में, 11वीं शताब्दी में कश्मीर में कवि था ये कवि। और बात कर रहे हैं ये देवी गुप्तम, ये तो गुप्त काल की बात है, तो ये तो हो नहीं सकता। तो कहने का मतलब क्या है, भिल्लन भी नहीं है, और कौन सा है, मिलिंद पन्हाव भी नहीं है। दो कथन तो हो गए गलत, और आपसे पूछा सही कौन सा है। अगर दो कथन गलत हो गए दोस्तों, देख लीजिए आप, चार कथन हो नहीं सकते, तीन कथन भी नहीं हो सकते, अब दो ऑप्शन बचे। अब आप देखिए इसके अलावा क्या, देखिए दोस्तों इसके अलावा एक नीति व्याख्यामृत, ये किसने लिखी, नीति व्याख्यामृत, तो ये दोस्तों सोमदेव सूरी ने लिखी थी, सोमदेव सूरी ने लिखी थी। कौन कौन सही हो गए, सोमदेव सूरी वाला सही हो गया, और कौन सा हो गया, जैसे नीति व्याख्यामृत ये सही हो गया, और एक हम्मीर महाकाव्य, दो सही हो गए, बाकी दो गलत। तो बचा क्या आंसर, क्या हुआ दोस्तों, केवल दो सही, बी आंसर दोस्तों। अब इसमें क्या आपको पता होना चाहिए था। वैसे आपने अगर एक चीज देखो, आप थीम्स क्या है इसमें, थीम्स ये है कि आप प्राचीन काल की जो साहित्य है, कौन सी बुक किसने लिखी उसके बारे में पता होना चाहिए, और आखिरकार वो बुक कब लिखी गई और किसके काल में लिखी गई, उसमें क्या वर्णन है। अब ये चीज पता होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दोस्तों, ठीक है। अब रटने से काम नहीं चलेगा, आपको पता होना चाहिए जो भी साहित्य है उसके बारे में, ठीक है। क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बार बार। अगला देखते हैं, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है।
ये एनसीईआरटी आपने पढ़ा ही होगा, दर्शन पढ़ा होगा। जैसे कहने का मतलब है जैन धर्म की परंपरा, अगर उनकी शिक्षा क्या थी, बौद्ध धर्म की क्या थी, वैष्णव की क्या थी, शैव की क्या थी, ये तो आपने पढ़ा ही होगा। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आत्मा केवल जंतु पादप जीवन की संपदा नहीं है, बल्कि शिलाओं, प्रवाहित जलधाराओं और अनेक प्राकृतिक वस्तुओं की भी है, जिन्हें अन्य धार्मिक संप्रदाय जीवित नहीं मानते। उपयुक्त कथन प्राचीन भारत के निम्नलिखित में से किस धार्मिक संप्रदाय के एक मूलभूत विश्वास का प्रतिबिंब है? तो देखो दोस्तों, आत्मा के बारे में बोला गया है कि आत्मा केवल जीव में ही व्याप्त नहीं रहती, बल्कि शिलाओं, पत्थरों में, पेड़ों में, सभी में होती है, जल की धाराओं में होती है। तो ये बात आपने पढ़ी होगी दोस्तों। तो जैन परंपरा में बात की गई है। अब ये क्या है, बेसिक क्वेश्चन था, 2023 में क्वेश्चन पूछा गया, ऐसे भी क्वेश्चन आए, देख लो आप। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विजयनगर साम्राज्य में के इनमें से किस एक शासक ने तुंगभद्रा नदी पर एक विशाल बांध का निर्माण करवाया और नदी से राजधानी तक कई किलोमीटर लंबी तक नहर और कुल्या का निर्माण कराया? अब देखिए आप, विजयनगर साम्राज्य से हर बार क्वेश्चन पूछ जा रहे हैं। पिछली बार पूछा, 2022 में पूछा, 21 में पूछा, हर बार क्वेश्चन पूछ जा रहे हैं। तो आपको क्या करना है, विजयनगर साम्राज्य के बारे में पढ़ लेना है, उसकी जो भी है स्थिति कहाँ है, कौन कौन शासक हुए, कौन कौन शासक के काल में कौन कौन विदेशी आए, समझ रहे बात को? तो आपको बताता हूँ, देवराय प्रथम जी थे, उसके काल में ये बात जो ये बताया गया है कि इसमें वर्णन किया गया है इस क्वेश्चन में, वो की हुई। विजयनगर साम्राज्य में देवराय प्रथम थे जिन्होंने तुंगभद्रा नदी पर एक बांध का निर्माण कराया था और नदी से राजधानी के बीच में कई किलोमीटर लंबी नहर बनाई थी। अब देखो आपको बताता हूं देवराय प्रथम के बारे में। देवराय प्रथम, इन्होंने क्या किया, ने तुंगभद्रा नदी पर बांध बनाकर विजयनगर तक नहरें बनवाई। उसने, इसका नाम क्या लिख रहा है इसमें, उसने हरिद्रा नदी पर, उस पर भी बांध बनवाया। ठीक है, इसके अलावा क्या है दोस्तों, देवराय प्रथम, अब इसके बारे में पता होना चाहिए देवराय प्रथम के बारे में। उनके दरबार में क्या है दोस्तों, दरबार में हरविलास का रचनाकार, हरविलास आपने पुस्तक पढ़ी होगी, उसके रचनाकार तेलुगु कवि श्रीनाथ भी थे। किसके दरबार में, देवराय प्रथम के दरबार में श्रीनाथ रहता था। इसके अलावा दोस्तों, जो प्रथम इटली का जो यात्री था, कौन, निकोलो कॉन्टी, वो भी आया था देवराय प्रथम के 1420 में। देवराय प्रथम के समय विजयनगर आया था। अब देख लो, अब क्या है, आपने देखो अभी पढ़ा आपने, अब क्या एक्स्ट्रा क्या चीज है इसमें कि देवराय प्रथम के दरबार में हरविलास नाम का एक, श्रीनाथ नाम का एक कवि रहता था तेलुगु, जिन्होंने क्या किया, जिन्होंने दोस्तों हरविलास एक रचना लिखी। इसके अलावा निकोलो कॉन्टी आया था। अब आपसे क्वेश्चन पूछ ले, निकोलो कॉन्टी किसके शासन काल में आया था? तो देवराय प्रथम के काल में आया था। कब आया था? तो 1420 में आया था। तो आप समय का पता चल गया कि देवराय प्रथम का काल कब था, उन्होंने शासन कब किया, ऐसे पता होना चाहिए, तब तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने का मतलब है, वरना कोई मतलब नहीं होगा दोस्तों, रटने से काम नहीं चलेगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मध्यकालीन गुजरात में के इनमें से किसी एक शासक ने दीव को पुर्तगालियों को सुपुर्द किया, मतलब पुर्तगालियों को दिया। अब ये क्या आपको फैक्ट है,
आपको पता होगा तो ठीक है, नहीं है तो गलत होगा, इसमें कोई तुक्का नहीं मार सकते। वैसे इसका आंसर है दोस्तों बहादुर शाह। अब देखो बहादुर शाह के बारे में बताता हूं मैं। बहादुर शाह ने 1531 में 1531 में तुर्की नौसेना की सहायता से पुर्तगालियों की नौसेना को द्वीप में पराजित किया। अब देखो आपसे क्या बोला गया है, एक शासक जिसने द्वीप को पुर्तगाली से सुपुर्द किया, पुर्तगाली से छीना, पुर्तगाली से लिया, सुपुर्द का मतलब लेना, उससे आक्रमण किया पुर्तगाली पर, उनसे लिया, तो बहादुर शाह थे जिन्होंने ऐसा किया। समझ रहे हो बात को? तो ये क्या है, फैक्ट था। आपको पता है तो ठीक है, नहीं है तो गलत है। इसके अलावा देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, तो कहने का मतलब क्या है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो ऐसे क्वेश्चन पूछ जा रहे हैं, ये किन से संबंधित है। देखो आपने अगर पढ़ा होगा तो अलेक्जेंडर के बारे में पढ़ा है, तो अलेक्जेंडर कनिंघम के बारे में पढ़ा होगा कि जो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के क्या थे, महानिदेशक थे। अब देखो भारतीय इतिहास के संदर्भ में अलेक्जेंडर री, A.H. लॉन्गहर्ट्स, रॉबर्ट स्वेल, जेम्स वर्गेस और वाटर एलियर किससे जुड़े हुए थे। अब आपको पता है, आपने अगर किसी एक के बारे में सुना है ना तो क्वेश्चन सही हो जाएगा। अब मैंने सुना था अलेक्जेंडर कनिंघम के बारे में, तो क्या है, पुरातात्विक उत्खनन के संबंधित थे, तो इसलिए इसका आंसर हो गया ए। अलेक्जेंडर कनिंघम के बारे में आपने पढ़ा होगा कि अलेक्जेंडर कनिंघम हड़प्पा सभ्यता जब खोज हुई थी तब अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण का महानिदेशक घोषित किया गया था। अगर आपने पढ़ा है तो क्वेश्चन हो गया। ऐसे ही अगला ये पिछला क्वेश्चन था, अगर आपको पता है तो क्वेश्चन सही हो गया। इससे पिछला था, उसमें भी यही था। तो कहने का मतलब अगर आपको फैक्ट पता है तो क्वेश्चन कर सकते हैं, वरना नहीं पता तो क्वेश्चन नहीं होगा। रटने की बात ही नहीं है यहाँ पे। अगर पता है तो ठीक है, नहीं है तो गलत है। तो ये चीज ध्यान रखनी है। तो हमने देखा कि हिस्ट्री में 2023 में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे। हमने इसके बारे में एक और चीज बताता हूं मैं आपको। इंटरेस्टिंग चीज क्या है हिस्ट्री में, क्या है दोस्तों, एक तो अभी देखा हमने तो साहित्य के बारे में देखा, एक कोई स्थान के बारे में देख लिया, ऐसा क्वेश्चन आए हुए हैं। इसके अलावा जैन, बौद्ध, वैष्णव, शैव, इनका दर्शन क्या था दोस्तों, उसके बारे में क्वेश्चन आए हैं। इसके अलावा मैं आपको बताता हूं, अभी जो 10 क्वेश्चन आए ना बता रहा हूं मैं। इसके अलावा विजयनगर साम्राज्य से क्वेश्चन आया है। अब इससे क्या देखने को मिल रहा है इससे देखने को यह मिल रहा है कि एक इसके अलावा संगम साहित्य या संगम काल से क्वेश्चन आए। इससे देखने को क्या मिल रहा है, कोर एरिया पता चल रहा है आपको कि अगली बार क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं। इन क्षेत्रों से क्वेश्चन आए, इन जगह से क्वेश्चन आए, इस तरह के क्वेश्चन आए, अगली बार क्वेश्चन कैसे आएंगे। यही तो आपको प्रीलिम्स एग्जाम क्वालिफाई करने का बेस्ट है स्ट्रेटजी दोस्तों। आप देखिए कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछ जा रहे हैं, प्रीवियस क्वेश्चन का एनालिसिस कीजिए, उसके बारे में आप पता कीजिए, और तब पता चलेगा आपको कि चीजों को, तब आपको मतलब है प्रीवियस क्वेश्चन पेपर करने का, और तभी आप क्वालिफाई करेंगे। समझ रहे बात को? तो धन्यवाद दोस्तों, यहां तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा समझ में आई होगी।